अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं और एज ऑलवेज हमेशा मैं हूँ आपके साथ बाखबर सवेरा में मध्य नकवी शफात अली। ख़वातीन हज़रात, आज जुम्मतुल मुबारक है और आज हम आपके सामने पहले तो कोविड के हवाले से बात करेंगे, साथ ही -1 का शोर ज़रा ज़्यादा हो गया है और क्या मामलात हैं। जहाँ एक तरफ -1 का शोर है, दूसरी तरफ कल पंजाब में मुलाकातें हुई हैं जनाब। 6 ऐसे लोग हैं जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, नून लीग से है, उनकी मुलाकात हुई है सरदार उस्मान बुज़दार से। उस वाले से भी आज शो में ज़रा डिस्कशन करेंगे। नोटिस उनको जारी हो गया। भाई ऐसी क्या रीज़न थी कि वो चले गए उस्मान बुज़दार के बाद? क्योंकि इससे पहले नून लीग मुसलसल कोशिश करी थी, पीपल्स पार्टी ने मुसलसल कोशिश करी थी किसी तरीके से वो नाराज़ अरकान जो कि पीटीआई के अंदर हैं उनसे वो बातचीत शुरू कर दी, लेकिन अब मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। असद उमर साहब ने मारिस ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, इस वाले उसको भी डिस्कस करेंगे। और अभी कोविड-19 के हवाले से अभी जैसे अपडेट्स हमारे पास भी आएंगी, क्योंकि अभी समहाउ साइट पे जो फिगर्स हैं वो अपडेट नहीं हुई, वो जब आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और शफात, आज क्या कुछ है हमारे पास जनाब? सबसे आज हम बीआरटी के हवाले से भी बात करने वाले हैं। तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जितने लोग हैं और वो तमाम हजरात जो कि इस मंसूबे की तरफ बड़ी मुतमन्नी निगाहों से देख रहे हैं कि कब वो अच्छा दिन आएगा। निगाहें कैसी होती हैं वैसे जब हम लोग ये वाली ऐसे ऐसे करके जो देखते हैं, तो उनके लिए भी आज हम एक अच्छी खबर शामिल, शायद अच्छी खबर शामिल करें। ये तो आप पर डिपेंड करते हैं कि वो अच्छी है या नहीं। बहुत कुछ ऐसी शो में, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि हुकूमत को मफलूज किया तो इमरान खान नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। ऑपोजिशन में इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता, जबकि नून लीग का कहना है कि माइनस इमरान पर कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इत्तेहादियों से बिगड़ते ताल्लुकात पर हुकूमत की नजरें अपोजिशन पर मरकूज। 6 लीगी और पीपल्स पार्टी के एक एमपीए की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। नून लीग में खलबली, अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। कराची की 39 यूसीस में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, बंद गलियां खोल दी गई। कमिश्नर कराची के बकौल जिन इलाकों में केसेस बढ़ेंगे वहां लॉकडाउन होगा। ताजरों का आज से मार्केट्स और मॉल्स खुलने का ऐलान। पेशावर के अवाम के लिए खुशी की खबर, बीआरटी मंसूबे की 128 बसें ट्रैक पर आ गई। टेस्ट ड्राइव शुरू, कोरोना एसओपीज का तयन होते ही सर्विस अवाम के लिए खोल दी जाएगी। तो टॉप स्टोरीज के बाद बाखबर सवेरा में सबसे पहले सियासी मंजरनामे में जो हलचल मच रही है उस हवाले से बात कर लेते हैं। वफाकी वजीर असद उमर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान 24 साल का मिशन अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। हुकूमत मफलूज करने की कोशिश की गई तो कुर्सी छोड़ देंगे, नए इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। क्या कहा असद उमर साहब ने, आपको भी सुनवाते हैं। इमरान खान इधर ही है, खान कहीं नहीं जा रहे। खराब खबर है तहरीक इंसाफ के दुश्मनों के लिए, उनको सुना दें वो 24 साल का मिशन आधा खत्म करके कहीं नहीं जाने वाले। नया पाकिस्तान बनेगा, उसके बाद इमरान खान फैसला करेंगे कि वो जिंदगी में और क्या करना चाहते हैं। जैसे इमरान खान को मैं जानता हूँ, इमरान खान को तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश की गई तो वो कुर्सी पे टाइम गुजारने के लिए नहीं है। उन्होंने कुर्सी छोड़ देनी है, फ्रेश इलेक्शन कॉल कर देना है। जानिब लीग रहनुमा कहते हैं कि इमरान खान के माइनस होने पर कोई एतराज नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल माइनस पीटीआई होता नजर आने लगा है। फ्रेंड्स ऑफ खान हुकूमत जल जाने वाली है, लेकिन किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरह आसन इकबाल बोले कि हुकूमत ने अपने कामों और करप्शन से खुद को माइनस किया है। -1 सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है, माइनस पीटीआई ही होता मुझे नजर आ रहा है। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है, हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। हुकूमत जो जल्द जाने वाली है, फ्रेंड्स ऑफ खान हुकूमत जो है, जब हटेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ नैब के मुकदमे बनाने की तरफ है। माइनस नालायक होगा, माइनस करप्ट है वो होगा। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। अपनी नाकामी देखकर इनको अब डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अपने कारनामों से माइनस किया है, करप्शन से माइनस किया है, अपनी नाअहली से माइनस किया है। इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े और कहा कि अवाम को इमरान खान के अलावा हर ऑप्शन कबूल है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं।
वैसे पिछले ऑपोजिशन को अब चूंकि जुलाई शुरू हो गया है तो प्रिसाइसली अब 1 साल हो गया है ये बयानियां जारी करते कि हुकूमत जाने वाली है, आज गई कल गई, पहले एक साल पहले तक हर दौरे हुकूमत में शफात यही होता रहा है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। ऑपोजिशन पार्टीज हमेशा यही कहती हैं कि भाई अब हुकूमत गई या तो कल हुकूमत की। खैर ये तो विफाकी, हमने देखा कि विफाकी सतह पर क्या सूरत हाल है। ज़रा प्रोविंशियल लेवल पे आ जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली और -1 के फॉर्मूले की सियासी उखाड़ पुछाड़ तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है और इत्तेहादियों से ताल्लुकात ख़राब होने के खदशे पर पंजाब हुकूमत ने दीगर ऑप्शंस पर अब काम शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नून लीग के 6 और पीपल्स पार्टी के एक रुकन सूबाई असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें नून लीग के मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, निशात अहमद डाहा, गयासुद्दीन, अजहर अब्बास और मोहम्मद फैसल खान न्याजी शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के रुकन गजनफर अली गंगा भी मुलाकात में शामिल थे। नून लीग की तर्जुमान अज़मा बुखारी के बकौल ये मीटिंग पार्टी क़यादत से इजाज़त के बगैर जारी की गई थी, जिस पे उनको शो कॉज जारी कर दिए गए हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रुकन गजनफर गंगा को लोटा करार भी दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पर हैं लीगी रहनुमा निशात अहमद डाहा साहब। डाहा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहिएगा कि आपकी वज़ीर आला से मुलाकात का क्या मकसद था? क्या मुलाकात से पहले आपने पार्टी की आदत को इस हवाले से इन्फॉर्म किया था, उनको एतमाद में लिया था? क्या मिलने जा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब से? इसमें मेरा ज़ाती कोई ना मकसद था, मैं सिर्फ पब्लिक के लिए गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप रोज़ टीवी पे देखते हैं सड़कों पे पानी खड़ा है, गलियों में पानी खड़ा है। 2-4 दिन पहले यहाँ को 50-60 औरतें इकट्ठी होकर आ गई। उन्होंने कहा आप हमारे घर में घुस के दिखाए पूरी गली में, किसे घर में? हम ऐसे लगता है कि जैसे जूतियाँ उतार के हमारे हाथ में होती है, हम घरों में जाती है। तो वो जब औरतें इकट्ठी होती है ना, वो मेरे घर में आई थी। वो चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को गाली बुरा भला नहीं कहती, वो MP NA के नज़दीक होता है, वो इन पर ही अपना सारा गुस्सा निकालती है। तो जैसे कि रोज़ चैनल वाले भी दिखा रहे होते, तो मैं वो बातें सारी सुन रहा था। तो उसके मैंने उनसे चीफ मिनिस्टर से टाइम मांगा है, मुझे चीफ मिनिस्टर ने नहीं बुलाया। मैं उनके पास गया हूँ, लेकिन जहाँ तक है पार्टी क़यादत के इजाज़त की ज़रूरत ये, क्योंकि वायलेशन में नहीं आती ये बात, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अकेला मैं ही नहीं मिलता, ख्वाजा साहब भी पिछले दिनों मिले थे, उसका भाई भी था, परवेज़ इलाही साहब को मिले थे, ऊपर भी ये लोग मिलते हैं। तो कोई भी इजाज़त नहीं देता। इजाज़त लेनी पड़ती जब मैं कोई वायलेशन करूँ या कोई ऐसा जुर्म करूँ, तो मैं उन्हें कहूँ मैं ये करने लगा हूँ। तो ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप मिल नहीं सकते। हम पार्लियामेंटेरियन सारे एक दूसरे से मिलते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मर गया मेरा और कोई। डाहा साहब, बड़ी आपकी बात जेन्युइन है और बड़ा आपका जेन्युइन कंसर्न है कि जी अगर औरतें जो हैं वो आपको कहें कि जी आपने गली में हम आपको घुसने नहीं देंगे जब तक हमारे मसाइल हल नहीं करते, तो जाहिर है डेरे की सियासत जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन आपकी पार्टी को आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहते हैं जी हम आपको शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं और बड़ी सख्त नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया है। तो आपका क्या रद्द अमल है उस पर? देखिए जी, जब मैं पहली दफ़ा मिला था तो उस वक्त ही पार्टी ने मुझे नोटिस दिया था, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसी से मिलना कोई ममानियत नहीं है, ये वायलेशन नहीं होता। तो अब भी वो नोटिस दे के भेज लें, उनको वही जवाब मिल जाएगा जो मैंने पहले दिया था। और मैं नहीं समझता कि ये इस बात पे मुझे वो नोटिस देंगे, कभी भी नहीं देंगे। पता नहीं वो ऐसे वर्कर लोग होते हैं या कोई अपने आप को शो करने, वफादारियाँ शो करने के लिए कह देते नोटिस मिलेंगे, सख्त एक्शन लेंगे। अरे भाई ज़रूर सख्त एक्शन ले, मैंने कोई वायलेशन की होती। जब मैंने वायलेशन ही नहीं की, वो जाके पूछे इलेक्शन कमीशन की क्या ये वायलेशन है मिलना, वो भी इनको रोकेगा कि नहीं मिलना कोई वायलेशन नहीं। मेरी राणा सनाउल्लाह चैनल पे बैठा था, मैं भी बैठा था, बात हुई तो मैंने यही बात की, तो राणा सनाउल्लाह ने सेकंड क्या नहीं, डा साहब ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं मिलने से। जब उनका जो हमारा पंजाब का सदर है उसने मेरी बात को सेकंड किया कि मिलना कोई वायलेशन नहीं, तो मैं नहीं समझता फिर मुझे कैसे नोटिस मिलेगा।
राणा सनाउल्लाह तो माना है कि उसने मुझे सेकंड किया है कि ये मिलना कोई मना नहीं है, लोग मिलते रहते हैं सियासतदानों। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे और यही कह रहे थे कि कोई पार्टी वायलेशन नहीं की, वो मिले हैं उनसे, पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे से मुलाकात करनी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा और एमपी हमारे राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राणा सनाउल्लाह साहब, ये बताइएगा, अभी डहा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि किसी एक और चैनल पर भी जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने भी यही बात की कि उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, उन्होंने सिर्फ जाके मुलाकात की है और कोई गैर आईनी बात भी नहीं है। ये तो आपका मौकिफ था, क्या आपकी पार्टी का मौकिफ भी आप जैसा है, क्योंकि उनको तो शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया है? देखिए, जहाँ तक इस मुलाकात का तल्लक है, इसमें 5 लोग जो है वो PMLN के थे, लेकिन ये वही लोग हैं जो आज से कुछ साल पहले भी जो है वो मिले थे और उस वक्त पार्टी ने इनको नोटिस दिया था। तो उन्होंने उस नोटिस के जवाब में कहा कि जी हम तो पार्टी के साथ हैं, हम तो सिर्फ अपने हल्के के मसाइल के लिए जो है वो मिलने के लिए गए थे। तो इसमें एक तो बड़ी हौसला अफजा बात है और इसका क्रेडिट जो है वो पंजाब में हमारी पार्लिमानी पार्टी के जो लीडर हैं मियां हमजा शहबाज शरीफ, उनको जाता है कि हुकूमत के तमाम तर हरबों, तमाम तर हथकंडों के बावजूद जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 2 नंबर कम हुए हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। और ये क्रेडिट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी पंजाब है उसमें कोऑर्डिनेशन है, उसमें कमिटमेंट है और वो बेहतर तौर पे जो है काम कर रही है। राणा साहब, आपकी पार्टी का भी मौक़िफ़ आया है, आपने भी अपने बयान में कहा है कि इमरान खान के माइनस होने से मुल्क की भलाई हो जाएगी और नून लीग को कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो बयानिया है कि इमरान खान के अलावा हर ऑप्शन कबूल है, ये आपकी पार्टी इसमें ऑन बोर्ड है आपके साथ? आप और दीगर जमातें भी हैं आपके साथ ऑन बोर्ड इस पर? देखें, इसमें दीगर जमातों की भी यही राय है और मुस्लिम लीग नून की ही नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टीज़ की और बल्कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जो लोग भी साहिब राय हैं, सब ये समझते हैं कि इस मुल्क को पिछले 2 सालों में नफ़रत, इंतकाम और जो है तकब्बर की सियासत ने जिस नहज पे पहुंचा दिया है और नाअहली और नालायकी जो इस हुकूमत की है, उसकी वजह से मुल्क जो है वो जिस कदर जो है वो यानी मुआशी तौर पे बदहाली का शिकार हो गया है, जिस दलदल में धंस गया है, उसका जो है वो अजाला सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि पूरी जो कौमी क़यादत है सब जो है वो सर जोड़ के बैठे और सर जोड़ के बैठने के बाद जो है वो मुल्क को इस दलदल से जो है वो निकाले। ये अब किसी एक जमात का जो है वो ये काम नहीं रहा। तो इस मकसद के लिए जो है वो जो चीज़ रुकावट है कि कौमी कंसेंसस के पैदा होने में, वो सिर्फ एक ही है और उसका नाम जो है इमरान खान साहब है, जो इस मुल्क के बदकिस्मती से वज़ीर आज़म है। तो इसलिए उनके माइनस होने से अगर कौमी कंसेंसस पैदा होता है और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होता है तो PMLN क्या, मेरा ख्याल है किसी को भी एतरा होगा। अच्छा राणा साहब, ये कहेगा कि आपका कहना है कि अगर हालात बदलेंगे तो 6 या 7 नहीं बल्कि 60 से 70 लोग दूसरी तरफ आ जाएंगे, तो ये किन बेसिस पे आपको ऐसे तासुर मिला? देखिए, ये मेरा तासुर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वेल बेस्ड है। और आपने भी वो सुना होगा कि जो PTI को इस लेवल पे पहुंचाने वाले जो आर्किटेक्ट हैं PTI के, जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने ख़ुद कहा और ये फैक्ट है, मैंने अपने तौर पे इसको जो है वो वेरीफाई भी किया कि मौजूदा जो इनके MNA और MPs हैं उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो 2013 में PTI का हिस्सा नहीं थे, वो 2013 में किसी और जमात का जो है वो हिस्सा थे। तो अब आप ये देख लें कि जब 60% लोग वो हैं तो वो तो फिर ऐसे ही है ना, वो जब भी कभी कोई जो है वो विसल बजेगी तो वो इधर से उधर हो, जब भी विसल बजेगी वो लोग इधर से उधर हो जाएंगे। बड़े आजूमानी जुमला राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं नदीम बाबर साहब के हवाले से, जो कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए पावर और पेट्रोलियम थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने नदीम बाबर से
पावर डिवीजन का इनका कलमदान वापस ले लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, और साथ में शहजाद सैयद कासिम वज़ीर आज़म को अपनी खुसूसी बराए पावर डिवीजन में मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। शहजाद सैयद कासिम के इख्तियारात वज़ीर मुमलिकत के बराबर होंगे और शहजाद कासिम को मुआवने खुसूसी बराए पावर का इजाफी चार्ज दिया गया है। शहजाद कासिम को 2 रोज़ पहले पेट्रोलियम बहरान पर कायम कमेटी का चेयरमैन भी मुकर्रर किया गया था। और अब आगे बढ़ते हैं और एक और पीटीआई के रहनुमा के हवाले से बात करते हैं। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने अब क्योंकि देखिए ना मूड भी चेंज होना चाहिए, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कभी कभी ऐसा तो शफात होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूड है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसमें अच्छी बात है हलीम आदिल साहब ने काफ़ी मूड भी चेंज कर दिया, शायरी शुरू कर दी उन्होंने। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को अपने कलाम से भी काफ़ी महसूस किया। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले में इस्तेमाल होने वाली कार की। कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले में जो आपने देखा जो अभी पीर के दिन जो हमला हुआ, उस हमले में एक कार इस्तेमाल हुई थी और वो कार जिसमें 4 दहशतगर्द दाखिल हुए, वो पहुंचे वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में। वो कार बड़ी अननोन कार नहीं है बल्कि एक टेलीविज़न ड्रामा में भी ये कार जो है वो दिखाई दी थी आपसे कुछ अर्सा पहले। और गाड़ी का नंबर, गाड़ी की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसी की वैसी। ये हम आपको उस ड्रामे का वो क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें वो कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है और गाड़ी का नंबर भी बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आ रहा है और मॉडल भी कमोबेश वैसा ही है। बिल्कुल सफ़ात, और निजी टीवी पर गुज़श्ता रोज़ नशर होने वाले ड्रामे में यही गाड़ी है जैसे पस मंज़र में भी दिखाई दे रही है। और हमले में इस्तेमाल गाड़ी दहशतगर्द के नाम पर थी। ज़राए ने बताया है कि निजी टीवी पर नशर ड्रामा हिल पार्क के पार्किंग में शूट किया गया था और ड्रामा गुज़श्ता रोज़ नशर हुआ था। ये शूटिंग कब हुई और ये गाड़ी हिल पार्क कैसे आई, इस हवाले से भी अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जब हमने इस पूरे साने में देखा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमारे जो पर्सनल गार्ड्स हैं, किस तरीके से बर्क रफ्तारी में उन्होंने 8 मिनट के अंदर अंदर दहशतगर्दी का इतना बड़ा जो मंसूबा था उसको किस तरीके से नाकाम बना दिया था और किस तरीके से हमारे हीरोज़ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर, बड़े बड़े शफात बैंक्स के बाहर जहाँ पे अरबों खरबों के अकाउंट्स होते हैं, लॉकर्स होते हैं, इनकी हिफाजत के लिए और अरबों से और करोड़ों से भी कहीं ज़्यादा ऊंची जो इंसानी जान होती है उसकी हिफाजत के लिए बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर मामूर होते हैं उनकी अपनी तनख्वाहें शफात बहुत कम होती हैं। जी जनाब, और 15,000 रुपये तनख्वाह और बड़े ही मुश्किल से जिस तरह से उनका गुजारा होता है। मदिया ने इस हवाले से एक जो है कल आप खुद भी थी वहाँ पे, बिल्कुल मैं कल खुद गई, जाके गार्ड से मैंने बात की और जो चीज़ें उन्होंने बयान की वो मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल वैसे सुने ताकि आपको आइडिया हो कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त कितनी मुश्किल से गुजर रही है। शफात, अब आइडिया होता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं ना वो इतने डेवलप्ड क्यों हैं। वहाँ पे वो लोग जो कि सिक्योरिटी की जॉब करते हैं ना, वो सिक्योरिटी एहलकार वो अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ इंश्योर्ड होती हैं, खुदा ना खासा उनको कुछ हो जाए तो उनको पता होता है और इसी वजह से वो नहायत ही जांफशानी से लड़ते हैं। उनको पता है कि जी अगर हमें कुछ हो जाएगा तो स्टेट मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखेगी, उनका मुस्तकबिल सिक्योर होगा। यहाँ पे हमारे गार्ड्स भी जांफशानी से लड़ते हैं और उनको ये भी पता होता है कि उनको कुछ हो जाएगा तो पीछे उनकी बीवी बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इतनी गुर्बत है, ये बहुत मुश्किल हालात हैं और डेफिनेटली बात बहुत होती है लेकिन अब वाकई वक्त आ गया है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से सिक्योरिटी कंपनियों के ऊपर कुछ मज़ीद ऐसे ज़ाब्ते बनाए जाएं ताकि इन गार्ड्स के लिए बेहतर मुस्तकबिल जो है उसकी ज़मानत दी जा सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। पहले हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से जो कि बहुत मेरे ख्याल में एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब बताते चलें ख़वातीन हज़रात आपको कोरोना के हवाले से, कोरोना की सूरत हाल कुछ मुल्क में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेहतर हो रही है, लेकिन एक अच्छा पहलू ये है कि जो सेहतियाब अफराद हैं उनकी तादाद अब ज़ेर इलाज मरीज़ों से ज़ायद हो गई है
और पाकिस्तान में कोरोना के अब 1,03,722 मरीज ऐसे हैं जो कि ज़ेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 1,13,623 हो गई है। और अगर कोविड-19 की जो कोविड पाकिस्तान की जो पेस है उस पर अगर तो चीज़ें अपडेट हो गई शफात, तो क्या नंबर्स अपडेट? जी जनाब, जो अभी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं 3 जुलाई 9:09 पर जो अपडेट किए गए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 4,087 केसेस सामने आए और 22,941 केसेस जो हैं और टेस्ट जो हैं वो किए गए और जांबाग अफराद की तादाद 78 है। बड़े मिलते जुलते आदाद शुमार हैं 2 जुलाई से। प्रिसाइसली अब क्या आदाद शुमार रहेंगे, मेरे ख्याल में अगर वेबसाइट प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएगी तो हम प्रॉपर्ली बता सकेंगे, लेकिन आदाद शुमार कमो बेश वैसे ही हैं जैसे गुज़िश्ता रोज़। एग्जैक्टली। और टेस्ट भी कल भी जब हमने 22,000 टेस्ट किए गए थे, आज भी जो टेस्ट कंडक्ट किए, जो पिछले 24 घंटों में टेस्ट कंडक्ट किए गए वो भी 22,000 हैं। और उसके बाद कल भी 4,339 केसेस थे और आज भी एग्जैक्टली समहाउ उसके आसपास ही केसेस की वो तादाद है। सो जैसे जैसे जो अपडेट्स आते रहेंगे आप एवा न्यूज़ पे भी देखते रहेंगे। अभी हम आपको बताएं कि कोरोना वायरस फेफड़ों पर वार करने के साथ साथ और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारे जिस्म के अंदर, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसको मुतासर करता है। अब हम ज़रा इस हवाले से बात भी करेंगे। माहिरीन के मुताबिक कोरोना से शदीद मुतासर होने वाले अक्सर मरीज़ों के एक्सरे से ये बात साबित हुई है कि उनके फेफड़ों पर सफ़ेद धब्बे या वरम पाया गया है और ये दरअसल वो माया है जो फेफड़ों की खाली जगहों पर जमा हो जाता है। जी जनाब, और उसके लिए ये पता लगाने के लिए कि आपके फेफड़ों में पानी, जिसको हम इस आम जुबान में कहते हैं, फेफड़ों में जो पानी जमा हो रहा है ये किस तादाद में है, ख़तरनाक हद में तो नहीं है, क्या आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या नहीं है, इसका तयन होता है एक्सरे से। और ऐसे कोरोना के वो मरीज़ जिनको सांस की तकलीफ़ है और मुसलसल तकलीफ़ है उनको एक्सरेज रिपीटेडली करवाने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से और वो जो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स आते रहते हैं व्हाट्सएप अंकल्स की वजह से, उससे अब लोगों के ज़हन में शकों के शबात पैदा होने शुरू हो गए हैं कि जनाब ये एक्सरे करवाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? हम तो इस बारे में कमेंट नहीं कर सकते। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट अब बन रहा है कि जी एक्सरेज करवाना सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है, ये कैंसर कॉज करता है, किस हद तक खतरनाक हो सकता है ऐसे मरीज़ के लिए एक्सरे ना करवाना जिसके फेफड़ों में पानी जमा हो रहा है लेकिन वो एक्सरेज नहीं करवा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक एक्सरे चेस्ट का ताल्लुक है तो इसकी डोज इंतहाई कम है और जब किसी तशखीस के लिए ये किया जाता है तो वंस ट्वाइस और थ्राइस इन लाइफ होता है। ये इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होता और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसकी जो रेडिएशन डोज है बहुत ही कम है और हम ये वेट करते हैं कि वेदर इट इज़ बेनिफिशियल टू द पेशेंट और नॉट। तो इस लिहाज से ये इंतहाई अहम है एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट वैसे भी प्री एम्प्लॉयमेंट, एनुअल चेकअप, बिफोर ऑपरेशन, सर्जरी, तो इन सब में एक्सरे चेस्ट करना पड़ता है। एक्सरे चेस्ट इज बेसिकली शोज द हेल्थ ऑफ अ पेशेंट, इट इज अ मिरर ऑफ हेल्थ। तो इसमें जो लंग की डिजीज हैं वो भी हमें ऑब्वियसली नजर आती है, इसके अलावा बाकी बॉडी में जो चेंजेस वगैरह हो रही होती है उसके जो इम्प्रेशन और जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी लंग्स पे हमें बहुत क्लियर नजर आते हैं। तो एक्सरे चेस्ट इज वेरी बेनिफिशियल, वेरी इम्पोर्टेंट। इससे डॉक्टर को मदद मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहेगा बहुत सारे ऐसे बिकॉज इन कोविड-19 इफ देयर इज अ फीवर, अगर बुखार है और उसके साथ कफ है 2 दिनों से, तो ये जरूर करवाना चाहिए क्योंकि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इंतहाई अहम है, न सिर्फ तशखीस के लिए बल्कि फॉलो अप। पेशेंट आफ्टर 3-4 डेज दोबारा करना पड़ता है, फिर 3-4 डेज के बाद दोबारा करना पड़ता है। हम देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, कि वो डिजीज आगे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। सही, रेगुलरली आपको एक्सरे करवाना चाहिए ताकि जो आपकी जो अंदर की जो सिचुएशन है वो डॉक्टर सही तरीके से उसको रीड कर पाएं। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहेगा कि बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट्स जब वो अपने एक्सरे के लिए जाते हैं तो मोस्टली लोगों के एक ही पर्टिकुलर जगह पे जो फ्लूइड है वो पाया जाता है, तो क्या ऐसी कोई खास वजह है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ये सबसे ज़्यादा वायरस मुतासर कर रहा होता है? एक्चुअली ये बहुत ही स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं जो कि कोरोना वायरस की चेस्ट एक्सरे में होती हैं। इस पेशेंट के कोविड-19 पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में होती हैं
ये मिड जोन और लोअर जोन और पेरिफेरल एरियाज को इन्वॉल्व करता है और पैचेस ऑफ कंसोलिडेशंस होती हैं इसमें बहुत ही या तो बिल्कुल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है या पैचेस होते हैं पेरिफेरी ऑफ द लंग स्पेसिफिकली इन द मिड एंड लोअर जोन्स। तो जब भी ऐसी पिक्चर हमारे सामने आती है तो हम मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे पहली जो हमारी डायग्नोज होती है वो कोविड-19 होती है। तो इसका स्पेसिफिक फीचर, स्पेसिफिक अपीयरेंस, स्पेसिफिक साइट ऑफ द लंग इन्वॉल्व होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे आप बता रहे हैं कि पेशेंट की हालत को देखते हुए हर 3 से 4 रोज़ में इसको रिपीट किया जाता है। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि हर 3 से 4 दिन बाद एक चेस्ट एक्सरे रिपीट किया जाए। बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि घर में क्वारंटीन हैं और अपने घर पे ही इलाज करवा रहे हैं और अपने डॉक्टर से ऑन फोन या ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। अब उन पेशेंट्स को ज़रा स्पेसिफिकली एक दफ़ा फिर से बता दीजिएगा कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ज़्यादा एक्सरे करवाने से कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है या ज़्यादा एक्सरे करवाएंगे तो उससे यरकान या जिगर मुतासर हो सकता है, इन अफवाहों में, इन चीज़ों में कितनी सदाकत है और कितना नुकसानदेह या फ़ायदेमंद हो सकता है एक्सरे रिपीट करवाना? एक्सरे जब रिपीट किया जाता है तो वो ये देखा जाता है कि इस बीमारी की हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, वेदर इट इज इम्प्रूविंग और डिक्रीजिंग। तो इसके लिए एक्सरे फॉलोअप उसे कहते हैं, वो ज़रूरी होता है करवाना। जहाँ तक रेडिएशन डोज का ताल्लुक है तो ये इंतहाई कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं है और ये कराना ज़रूरी होता है इसलिए। और जो पेशेंट घरों में आइसोलेट होते हैं तो उनके लिए ये है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। अगर डॉक्टर से 4 डेज 5 डेज या आफ्टर 1 वीक 10 डेज वो कहता है तो कहीं पे भी एक्सरे आपका हो सकता है। और खासकर एक्सरे जो डिजिटल रेडियोग्राफी है या कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी है, डीआर या सीआर, वहाँ से करवाएं। वहाँ एक तो एक्सरे बहुत क्लियर शार्प आते हैं और दूसरा उसकी डोज भी इंतहाई कम होती है बजाय इसके कि पुरानी एक्सरे मशीनें जिनमें के रेडिएशन इसकी रेडिएशन भी किसी भी तरीके से कोविड-19 के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसके फायदे ज्यादा हैं। आपको पता चल जाता है कि वेदर द लंग इज अफेक्टेड और नॉट। इफ इट इज नॉट तो फिर वो बाकी कंसंट्रेट करते हैं और अगर है इफेक्ट तो उसको फिर फॉलो करते हैं कि ये ज्यादा हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है डिजीज की या ये डिजीज कम हो रही है। मरीजों के अपने हक में है कि अगर उनको कफ बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो ज़रूर अपना चेस्ट एक्सरे कराएं। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उसको हर 4 दिन के बाद एक्सरे दोबारा करवाएं। इससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और सर्फेस पे किस तरह ठीक की जा सकती है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो प्लीज़ जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जैसे हमारे शो में भी डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि बेहतर तरीके से तशखीस हो सकती है कि प्रॉब्लम क्या है, बजाय ये कि आप लोगों की बातों में और आप बोलें कि नहीं जी एक्सरे कराऊंगा तो रेडिएशन से तो और मसला हो जाएगा। लेकिन एक बात जो डॉक्टर साहब ने बड़े पते की वो ये कि आप डिजिटाइज्ड या सीआर मशीन, डीआर या सीआर मशीनों पे अपने एक्सरेस करवाएं जिनमें रेडिएशन बहुत कम है। जो रवायती मशीन्स हैं उनमें डेफिनेटली रेडिएशन लीक का ख़तरा मौजूद है और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उनके लिए ये ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। और ज़ाहिर है पैसों का भी फ़र्क होता है, एक जगह पे 150 रुपये का एक्सरे हो रहा है, एक जगह पे 600 का हो रहा है और जो घर पे तो हो रहा है वो ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाके करवाएं तो फिर वो उधर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो वो तमाम चीज़ें। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं कराची की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में, मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, बंद गलियां खोल दी गई हैं। 39 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और इसके साथ ही ताजरों ने अब ऐलान कर दिया है कि जो मार्केट्स बंद थी और जो मॉल्स बंद थे वो उनको खोलने जा रहे हैं। कमिश्नर कराची का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन में फौरी तौसी नहीं की जा रही, जिन इलाकों में केसेस बढ़ेंगे वहाँ लॉकडाउन करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के लिए आइंदा हेल्थ एडवाइजरी पर अमल किया जाएगा। और दूसरी जानिब ताजरों ने आज से, जैसे भी हमने पहले भी आपको बताया, कि लॉकडाउन में बंद मार्केट्स और मॉल्स खोलने का ऐलान किया है। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने कहा है कि SOPs पर अमल करके कारोबार खोलेंगे और कारोबार बंद कराकर हुकूमत की जानिब से रिलीफ जो था वो नहीं दिया गया। ये तो मामलात हैं जनाब कोरोना के। और अब ज़रा कोरोना से उठ के बात करते हैं आने वाले एक इवेंट की जो है ईद कुर्बान, जिसमें तकरीबन 1 महीना रह गया है। कराची की सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है
जिसमें हज़ारों छोटे बड़े जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है SOPs के साथ। मगर सूबाई वज़ीर सेहत नासिर हुसैन शाह के बकौल सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कोरोना के बायस मवेशी मंडियाँ ना लगाई जाए। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मवेशी मंडियां हैं वो ना लगाई जाएं ताकि कोविड मज़ीद ना फैले। तो हमने अपना ये स्टैंस जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ रखा है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल कुर्बानियाँ हों, तो जो कुर्बानियाँ करना चाहते हैं वो अपने मकातब फ़िक्र के जो उलमाए किराम हैं या जो मदारिस हैं, जो मसाजिद हैं, उनके ज़रिए से ये कुर्बानी अपनी करें ताकि उनको सवाब भी हो और जो एहतियात है आजकल के हालात में वो भी बरकरार रखी जाए। तो फेडरल गवर्नमेंट जो फ़ैसला करेगी तो फिर उसके बाद इस पर हमारी मुशावरत होगी। हर साल खालें जमा की जाती हैं और पिछला साल परमिशंस थी वो उनकी दोबारा रीवैलिड हैं। जो तंजीमें या जो इदारे जिनको बैन किया है उनको इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह पीएमए ने भी शहरों में मवेशी मंडियों पर पाबंदी और मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसे सजाद कहते हैं कि मवेशी मंडियों से कोरोना के साथ साथ कॉन्गो वायरस फैलने का भी खदशा है। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। में डिमांड करती है कि तमाम लोगों का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इनका इलाज फ्री होना चाहिए। बकरीद आने वाली है और बकरीद में हम डिमांड करते हैं कि शहर के अंदर, यूँ तो कहा जा रहा है कि शहर के दाखिली और खारजी के बाहर जो रास्ते हैं उनके बाहर ये मंडी लगाई जा रही है, वहाँ तो एक SOPs को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से और शहर के अंदर, पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर इस पे इम्प्लीमेंट करें कि ये मंडी नहीं लगनी चाहिए। अगर इस पे अमल दरामद नहीं किया गया तो बकरीद के बाद अगस्त में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे। फिर बहुत चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की मंडी को पिकनिक स्पॉट ना बनाएं बल्कि इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें। तो बच्चों को लेकर जानवरों की मंडियों में न जाएं, जम खटे की सूरत में न जाएं, इसको पिकनिक स्पॉट न समझे। सिर्फ महदूद और संजीदा अफराद जानवर खरीदने जाएं। गली कूचों में कुर्बानी के जानवरों को न घुमाया जाए। कुर्बानी की मंडी में ताजिर और गाहक सब पर मास्क पहनने की पाबंदी हो और हद्दल इम्कान जिस्मानी फासला बरकरार रखा जाए। हुकूमतें 8 ता 15 ज़ुल्हज्जा जरासीम कुछ दवाओं के स्प्रे का मुस्तकिल इंतज़ाम करें कि सूबाई वज़रा जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह और जनाब सईद गनी ने हमारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया है कि कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए गुज़श्ता साल का इजाज़तनामा इस साल भी कानूनी मुतसव्विर होगा और नए इजाज़तनामा लेने की पाबंदी नहीं होगी। उलमा ने भी तजवीज़ दी है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपने वो भी सुना, हुक्मरान क्या कहते हैं आपने ये भी सुना। अब मवेशी मंडी के तर्जुमान क्या कहते हैं, सवालों से उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यावर चावला, उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी चावला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा चावला साहब कि अब सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी जो है वो लग चुकी है, सूरत हाल क्या है, ख़रीदार आ भी रहे हैं, आप लोगों की जानिब से क्या SOPs दिए गए लोगों को? बहुत शुक्रिया जी आपका, और आपने मुझे इस वक्त लाइव लिया। अच्छा देखिए, मंडी प्रॉपरली लग चुकी है। इस मंडी के लगने से पहले अगर आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दें तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर तरफ। तो प्रॉब्लम ये है, सिर्फ हम फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं। आपको पता है कि हमारी 2.5 करोड़ की आवाम है कराची की। 2.5 करोड़ में से अगर मैं कहता हूँ मिनिमम साइड के ऊपर 30% ऐसे लोग होंगे जो कि कुर्बानी करेंगे। उस 30% लोगों को अगर मैं लेता हूं तो वो 75 लाख बनते हैं, 75 लाख। 75 लाख लोगों को अगर मैं कहता हूं कि वो 6 के हाउस होल्ड पे सबको डिवाइड कर दिया जाए तो हमें 12.5 लाख जानवर कराची को सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब जब हम इस फैक्ट पे पहुंच जाते हैं, और तमाम आपने उलमा इकराम की कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि देखें ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये अदा करनी है। किसी मकातब फ़िक्र ने ये नहीं कहा कि इस साल आप कुर्बानी ना करें। तो ये 2 फैक्ट्स आपके सामने आ गए कि कुर्बानी मुसलमानों ने करनी है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है।
और 12.5 लाख जानवर की कराची की रिक्वायरमेंट है। अब तीसरी बात ये आई कि क्या ये कैसे होगा। अब आपने रियासत की जिम्मेदारी है 12.5 लाख जानवर देना है, तो वो सिर्फ इसी तरह पॉसिबल हो सकता है कि रियासत शहरों से बाहर एक मंडी प्रॉपर लगाए जिसको पूरी तरह सपोर्ट करे, शहर के अंदर भी कि और कोई किसी जगह पे गलियों में बाजारों में कहीं मंडियां ना लगे, और प्रॉपर SOPs के साथ शहर से बाहर एक मंडी लगे। इसमें रियासत तमाम इदारे हम सबसे सपोर्ट हमने लिए। ये बिल्कुल ये बात जस्टिफाइड है और आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि एक बहुत बड़ा मजहबी फरीजा है, 12.5 लाख जानवर हैं। ऑब्वियसली इस सारे मामले को पूरे शहर में फैलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर मंडी लगाई गई है और जैसे कि अगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी है तो एशिया के अलावा कहीं और कुर्बानी नहीं होती, हम यही कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जानवरों की मंडी लगती है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो SOPs हैं उनके जरिए इस कराची की मवेशी मंडी को बेहतर तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वायरस ना फैले? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देखिए ये एक क्लोज बाउंड्री में 8 गेट्स पे मुश्तमिल ये एक मंडी है, 1000 एकड़ पे, इसमें 48 ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अब 1000 एकड़ आप गेटेड कम्युनिटी में जाते हैं, आप फर्स्ट बाउंड्री के ऊपर ही आपको कहा जाता है कि जी आप मास्क के बगैर एंटर नहीं हो सकते। तो एक तो आपने शील्ड खड़ी कर दी कि विदाउट मास्क कोई भी अंदर जाएगा नहीं। जब आप अंदर चले जाते हैं उसके बाद आगे आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, स्टॉल्स पे कम से कम रश हो, इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के 1000 लोगों की टीम डिप्लॉय की है कि उनका काम है इस 48 ब्लॉक्स में इस सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट कराना, रश को खत्म करवाना। फिर आपने मेन गेट पे ही कह दिया कि बच्चे नहीं आ सकते, बुजुर्ग नहीं आ सकते, औरतों को ना लाएं तो बहुत बेहतर है, खवातीन मत आए। लेकिन आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते खवातीन को, क्योंकि कई घरों से खवातीन ही आती हैं शॉपिंग के लिए, वो सिंगल पेरेंट्स हैं, कोई और मसले हैं कि वहां पे शॉपिंग ये इस तरह की खरीदारी भी सिर्फ खवातीन करती हैं। तो हमने उसमें तमाम उलमा इकराम ने ये बात कही कि आप खवातीन को ना लेके जाएं तो अच्छा है, बच्चों को ना लेके जाएं, बुजुर्गों को अपने घरों पर रखें। कोविड-19 एक और हकीकत है, सुन्नत इब्राहिमी एक हकीकत है और कोविड-19। अब मैं ARY तमाम चैनल्स मिलके लोगों को सिर्फ गाइड कर रहे हैं। आप भी आज सुबह बैठ के लोगों को इस बात पे कायल कर रहे हैं कि आपकी जिंदगियां आपके लिए अहम है, आपके घर के लिए आप एक कायनात हैं, हुकूमत के लिए सिर्फ आप एक फिगर हो सकते हैं। तो अपनी जिंदगियों का आप खुद ख्याल करें, ये हम इल्तिजा करें, अपील करें। अच्छा, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर वहां पे इंतजाम है, क्योंकि इसके अंदर मशीनरी गवर्नमेंट की इन्वॉल्व है, तो हर वक्त बाउजर्स के साथ सैनिटाइज किया जा रहा है सुबह और शाम। सैनिटाइजेशन का भी प्रॉपर इंतजाम है। साथ में आपने बोला कि मैन पावर में भी कोई अपने 1000 ऐसे बंदे वहाँ पे तैनात किए हैं जो मेक श्योर करेंगे, जो इंश्योर करेंगे कि लोग SOPs पर अमल दरामद कराएं। ऑफ कोर्स ये वॉलंटियर तो नहीं करे होंगे, तो जहाँ इतनी चीज़ें की जा रही हैं, सैनिटाइजर वगैरह भी ऐड किए जा रहे हैं, लोग भी ऐड किए जा रहे हैं जो कि SOPs इंप्लीमेंट कराने में हेल्प आउट भी करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो इफेक्ट जो है वो अंदर भी पड़ेगा, उसकी प्राइस में भी फर्क पड़ेगा। कल मवेशी जो 40,000 का मिल रहा है तो हो सकता है आज वो 45,000 का मिले, क्योंकि जो लेकर आया है जानवर वो भी यही कहेगा कि महंगाई बहुत है, कोविड आ गया और मुझे भी कुछ अपने लिए करना है। तो क्या यही सिचुएशन होगी मार्केट में? मैं इसका सबसे पहले देखिए, जब मैंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है तो हमने पूरी कोशिश की है। इस दफा एक और ब्लॉक क्रिएट किया गया है जहां पे किसी व्यापारी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और वो अपना माल ला के बेच सकता है। तो एक तो हमने अवामी ब्लॉक अवाम के लिए क्रिएट कर दिया कि आप अपने जानवर लाएं, बेशक आपके पास 500 जानवर हैं, इस ब्लॉक में खड़े करें और आप बेचें बगैर किसी रेंटल के। वहां पे जो रेंटल वाले ब्लॉक्स हैं वो 50,000 रुपए वाले 50,000 से स्टार्ट होते हैं और वो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, VVIP ब्लॉक, VIP ब्लॉक। अच्छा, तीसरी चीज, कोई रेट्स में लास्ट ईयर से अभी तक कोई फर्क, नॉट अ सिंगल। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रेट्स में लास्ट ईयर से कोई फर्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया यावर चावला साहब हमारे साथ मौजूद। एक अहम खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में फायरिंग का वाकया पेश आया है। आपको बताते चलें, कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में फायरिंग का वाकया पेश आया है जिससे पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया है। हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल, ये बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हदूद है, महमूदाबाद 4 नंबर, जहाँ पर फायरिंग का यह वाकया रुनुमा हुआ है। पुलिस एहलकार है नुमान जो फायरिंग के इस वाकये में जाबाक हुआ है। जो पुलिस एहलकार नुमान मकतूल वो 15 साउथ में तैनात था, अपने घर से वर्दी पहनकर ड्यूटी पे जा रहा था कि मुसल्लह मुल्ज़मान की जानिब से फायरिंग की गई है। इब्तदाई तौर पर मिलने वाली मालूमात हैं, तमाम वाकया डकैती मुदाहमा था या टारगेट, इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान हमें इस हवाले से आगाह करने का।
आपको बताते चलें कि असद उमर जो कि इस वक्त से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि इस्लामाबाद में जून के दौरान केसेस कम हुए हैं। जून में 700 केसेस यौमिया रिपोर्ट हो रहे थे और अब ये तादाद तकरीबन 5% कम है। इस्लामाबाद में जून के दौरान यौमिया 700 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में 113 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 5% कम है पॉजिटिविटी की शरह के हिसाब से। तो जनाब, इससे इन अहम खबरों से पहले हम बात कर रहे थे कराची में मवेशी मंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होती है, उसके हवाले से। बिल्कुल शफात और जावेद शाफी साहब ये बात कर रहे थे कि तकरीबन 1000 के करीब लोग हैं, उनको भी डिप्यूट किया गया है ताकि जो SOPs है जिनके हवाले से मुसलसल बात की जा रही है, इवन कि उलमा कराम भी आगे आए हैं, उन्होंने भी सिफारिशात दी हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतनी बड़ी मवेशी मंडी जो यहाँ पे लगती है। और यहाँ पे मसला ये कि लोग सिर्फ मवेशी खरीदने नहीं आते, वो लोग जो कि नहीं खरीद सकते वो सिर्फ आके देखने के लिए भी आते हैं भाई कि किस जब हम मवेशी मंडी जाते हैं तो जो सामने के VVIP ब्लॉक्स होते हैं, उधर न सिर्फ ये कि वो 10-10, 15-15 लाख वाले, 40-40 लाख वाले जानवर खड़े होते हैं, बल्कि वो लोग अपने नुमाइशी जानवर भी लेके आए हुए होते हैं और उनकी कैट वॉक्स और पिकनिक स्पॉट का मामला होता है। अब जैसे मुफ्ती मुनीब साहब ने भी कहा है कि इस मवेशी मंडी को आप पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, इसको बच्चों का जू ना बनाएं। ये एक मामला है जो कि मजहबी मामला है और इसको कोशिश कीजिए कि चूंकि हालात ऐसे हैं कि हमें इस मामले को कंटेन करना है, हमें वायरस को कंटेन करना है, तो बहुत बेहतर होगा कि हम बच्चों को और ऐसे अफराद जिनकी कोई अंडरलाइन कंडीशंस हैं, चाहे वो किसी भी उम्र से उनका ताल्लुक हो, उनको मवेशी मंडी अपने साथ ना ले। और देखिए, अगर पिछले साल हालात होते तो इसमें मजायका नहीं था, लोग जाते थे, नहीं खरीद सकते थे, तब भी देखते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन एक बात शफात, पिछले साल लोगों के पास जॉब्स ज्यादा थी, मौशी हालात और बिल्कुल सही कहती हैं। इस साल मौशी हालात डिफरेंट है, तो मेरे ख्याल से प्राइस से बहुत कम होंगे। एग्जैक्टली जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में एक बार फिर। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मवेशी मंडियों की, और ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे बांदरों की। कितनी अजीब सी बात है, और वो इसलिए क्योंकि कैसे आप ये बताएं, आपने गाय भैंसों बकरों से और लेलों से आपने एकदम छलांग बांदर पे मार दी। हाउ कम? यार वो इसलिए क्योंकि पता नहीं, मेरी ये जो सामने लैपटॉप खुला हुआ है, इसमें एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा एक मंकी आ गया। ये मिररिंग तो नहीं ऑन इसकी? ये कोई ऐसी लगती है, मैं हालांकि कैमरे पे भी टेप लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, ये इसके ऊपर मुसलसल एक बांदर आया हुआ है। खैर, एनीवे ख़वातीन और हज़रात, अब जो प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है उसकी, एंड बाय द वे वी आर सीरियस, बाकी ऐसा हो रहा है बाकी अच्छा जनाब, तो अब आपको इस घंटे में हमने आपको थोड़ा सा डराना भी है, थोड़ी सी आपको अच्छी खबरें भी सुनानी है। डराना इस हवाले से है क्योंकि बारिशें आने वाली हैं, तो वो ज़रा वेदर की रिपोर्ट जब करेंगे तो उसमें आपके साथ ज़रा डिटेल्स शेयर करेंगे। और आपको जो है ना, खुशी की खबर भी कोई इसी किस्म की देनी है कि बारिशें आने वाली हैं, तो एंजॉय करें आप। ये कराची वालों के लिए, क्योंकि आजकल कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि बारिशें आने वाली हैं। बाकी पंजाब में तो ऑलरेडी बारिशों ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। तो जनाब बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तो जनाब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत से। भारत की मिसाल वैसी है कि जैसे कोई खातून कहे कि जदों मैं नौ ही तो सस अच्छी नहीं मिली, जदों सस बनी तो नौ अच्छी नहीं मिली। तो ये बिल्कुल वैसे ही मिसाल, जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो मैं बहू अच्छी नहीं मिली। जी, कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मामला हुआ है चाइना और भारत के हाथों। जो मामला हुआ, चाइना ने भारतीय फौजियों को जिल्लत का लफ्ज़ उनके लिए काफ़ी नहीं है, मैं कहूँ उनकी जिस तरह से इज़्ज़त अफजाई की है, उड़ उड़ के फ्लाइंग किक्स मारी, उनको ठंडे ग्लेशियर वाले पानी में डुबकियां दे दे के उनको जो है औकाती के वो डंडे से भी उन्होंने मार खाई है। जी हाँ, और उसके बाद जाहिर है चूंकि भारत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, तो अब वो पसपाई उन्होंने मैनेज करनी थी। तो उन्होंने उसके बाद फिर नेपाल से भी पंगा किया और भूटान से भी थोड़ी बहुत जो है ना, उन्होंने उनको तड़ियाँ वड़ियाँ दी। और अब फाइनली उनको ये कहना है कि पाकिस्तान, जी जनाब, पाकिस्तान जो है वो LOC पर इजाफी नफरी तैनात करे। और भारतीय मीडिया कल वो जिनका आता है ना, वो जो चश्मों वाला वो जो है बाबू उनका, वो कल चीख चीख के कह रहा था कि जनाब पाकिस्तान में चाइनीज़ फ़ौजी आ गए हैं LOC पे
और वो हमने हमारे पास वीडियो एविडेंस है, वो अभी तक मैंने देखा नहीं है कि वो क्या है वीडियो एविडेंस, क्योंकि पता नहीं कुछ होगा, वो तो कुछ भी चला देते हैं। भारतीय मीडिया मैंने उनकी कभी कोई वीडियो एविडेंस देखा नहीं है। जिन साहब की बात करें उनके शो में ऐसा कभी कुछ नहीं आता। खैर इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावों की भी सख्ती से तरदीद की गई है और इससे पहले इंडियन मीडिया ने दावा किया था कि जैसे शफात बात कर रहे थे कि चीनी एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरबेस को इस्तेमाल करके इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में वाक़ लद्दाख और कश्मीर के हवाई अड्डों को निशाना बना सकती है। और दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी कहती हैं कि भारत प्रोपेगेंडे और मजालिम से कश्मीर में सच को नहीं दबा सकता। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करना चाहता है, लेकिन वहाँ रहने वाले डोमिसाइल से मुतालिक कानून मुस्तरद कर चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हारिस साहब ये बताइएगा कि LOC पर इजाफी फोर्सेज समेत दीगर इल्ज़ामात की आड़ में ऐसे कौन से अज़ाइम हैं जिनकी भारत तकमील चाहता है? मुसलसल इल्ज़ाम तराशियाँ इनकी जा रही है, इनका रोना रुकता ही नहीं है। मरिया, आपको पता है कि जो इनको चाइना में आई वुड से पंजाबी में कुट लगी है, जिस तरीके से वहाँ पर एक हिस्ट्री कायम की है कि एक बुलेट फायर किए बगैर इनके 30 से 40 जवान इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर को उन्होंने मार के तबाह कर दिया। अब उसके बाद ये इनके पास आवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई मंजर नहीं है बेचने के लिए। कोविड में ये फंसे हुए, इकनॉमिक कंडीशन ख़राब है, माइनॉरिटीज़ को ये तंग कर रहे हैं, कश्मीर में इनका बुरा हाल है। और कल का इंसिडेंट परसों को आपने देखा कैसे एक नाना को सामने बच्चे के सामने शहीद कर दिया गया। ये सारी वजूहात हैं जो आवाम के टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब ये कंडीशन है कि ये अब बिल्कुल उल्टे इल्ज़ाम तराशी पे आ गए हैं। DGISP ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ना तो स्कर्दू एयरबस हमने किसी को दिया, ना हमें देने की ज़रूरत है, ना चाइना को ज़रूरत है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वो उन्होंने वहाँ बड़ा पोजीशन अपनी बना ली है, लैंडिंग स्ट्रिप बना ली है। दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान को भी चाइनीज फौज की जरूरत नहीं है। हमारी फौज बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेंड है। एंड देन 27 फरवरी को हमने अब साबित भी कर दिया है कि बता दिया कि आपके साथ हम क्या करेंगे। और आप वीडियो एविडेंस करते हैं, तो वीडियो एविडेंस तो आप कहते थे हमारे पास 300 लोग जो दहशत को मारने की वो भी है, वो भी आप नहीं दिखा सके। कोई भी चीज़ दिखाई। DGISP ने 27 फरवरी से लेकर ऑनवर्ड एक चीज़ की वीडियो दिखाई, जहाज गिराने की, पायलट पकड़ने की, पायलट छोड़ने की। और आपने वहाँ भी एक वीडियो दिखाई जो जहाज की, वो आपके अपने एक तजियाकार ने बता दिया कि ये तो MiG-21 है। ये तो इनके हालात हैं। अच्छा, अब हारिस साहब ये आपने बड़े क्रूशियल पॉइंट्स बताए हैं। पहले तो ये कि हम चाइनीज़ फ़ौज को ज़रूरत नहीं है, ना चाइनीज़ एयरफोर्स को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे आके ऑपरेशंस करें, क्योंकि हमारा और उनका एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और हम लोग बड़े कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इंडिया और चाइना का 4050 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल है और उसमें भी अरुणाचल प्रदेश पे चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है। लद्दाख पे चाइना सन 62 में इंडिया को अच्छी खासी फेंटी लगा चुका है। फिर इसी तरह चाइना ने जो अभी एक्शन किया है ये भी अच्छी खासी इंसल्ट हुई है। इंडिया चाइना के साथ कशीदगी रखने से बाज फिर भी नहीं आ रहा, ये क्या वजह है? देखिए, इसको अमेरिका ने मिस यूज कर रहा है। अमेरिका इसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है फॉर अगेंस्ट चाइना लद्दाख में, उसके बाद साउथ चाइना सी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, जहाँ इनका झगड़ा चल रहा है। नंबर 3 सी पैक। ये 3 वजूहत है जिसकी वजह अमेरिका ने यूज करके और इनको छोड़ भी दिया है। अब ये बेचारे दाएं में भाग रहे हैं। अब वो बात है, चाइना ने किया कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब वो इनके एरिया में कब्जा करता जा रहा है। ये सिर्फ वहाँ पर अपने फ्लैग दिखाते हैं, बैनर दिखाते हैं और पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। ये इनके साथ हो रहा है। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो टोला है नरेंद्र मोदी के साथ, बिल्कुल ये जबान ये समझते हैं इनको जितना डंडे मारेंगे, जितने जूते मारेंगे, उतना ही ये राम नाम करेंगे, सही चलेंगे। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन बिल्कुल, लेकिन हारिस साहब एक तरफ तो दुनिया के सामने जिन्होंने जिल्लत उठाई है वहाँ उनकी खिदमत को वो कैसे मिटाते लोगों ने देखा, और उसकी जो रिएक्शन बजाय कि उनसे जाके लड़ते, हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में मजीद उनकी जो वायलेंट कार्रवाइयाँ हो गई हैं। अभी जो बच्चे आयात की जो वीडियो, जो तस्वीर जो पूरी दुनिया में एक तरह से वायरल होगी कि किस तरीके से वो बच्चा अपने शहीद नाना के सीने के ऊपर बैठा हुआ था, खौफ के मारे बच्चा वहीं पे रो रहा था, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। ये लाइफ लॉन्ग उस बच्चे के लिए है, ये मेमोरी उसके बच्चे के ज़हन में नक्श हो जाएगी। दुनिया ने देखा, लेकिन समहाउ फिर भी अक़वाम आलम जो बड़ी बड़ी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो खामोश बैठी है, चुप बैठी है।
उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए उनको मजीद कितना फ़ोन चाहिए कश्मीरियों का? आई थिंक ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और ये जो एक महज़ब दुनिया अपने आप को कहते हैं और ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, हर बात में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आई थिंक ये पता चलता है कि कितनी दुनिया इस वक्त अपने जो इंटरेस्ट है उसके लिए चलती है। और फिर उसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इस्लामिक ममालिक को हमें देखने की बात है कि व्हाट दे हैव डन। पाकिस्तान और इस्लामिक ममालिक जब तक खड़े नहीं होंगे दुनिया हमारी तरफ टैक्शन नहीं करेगी। उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, बिजनेस मफादात हैं और नेशनल इंटरेस्ट हैं। इसलिए पाकिस्तान को अब इस वक्त चाहिए, हमें दुनिया की ज़मीन को जोड़ने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर शुड गेट आउट फ्रॉम पाकिस्तान, he should go to United Nations, to United States of America, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक ममालिक, रशिया, चाइना, जाके उनको पर्सनली बताएं कि इस वक्त हालात क्या हैं। और फिर सेकंड के पाकिस्तान के लिए एक हद एनफ इज एनफ। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वी क्लेम इट एंड डिस्प्यूटेड लैंड और डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन। अगर वो आर्म स्ट्रगल अभी वो करते हैं कश्मीरी, वो उनका लेजिटिमेट राइट है एज जेनेवा कन्वेंशन, और पाकिस्तान को मदद के लिए कहते हैं तो पाकिस्तान का राइट है उनकी मदद करना। बांग्लादेश में इंडिया ने क्या किया था, मुक्ति पाने के सारे अपने ट्रूप भेज दिए थे। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए कि ये बताए कि वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री, और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान इज नॉट पैलेस्टाइन, पाकिस्तान नॉट सीरिया के बाद जो मर्जी कर लो खामोश बैठे रहेंगे। वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और हमारी ये शारक की हम बात करते हैं, देन वी हैव टू समथिंग एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा यही है कि आप दुनिया को बताएं, उनको टाइम फ्रेम दें जी। उसके बाद मे बी वी आर फोर्स्ड कि हम उनको एटलीस्ट हम उनको मॉरल और मटेरियल सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपनी जंग आज़ादी की जंग लड़ें। और वहाँ हज़ारों की तादाद में जो बुरहान वानी पैदा हो गए हैं वो खुद ब खुद कश्मीर इनसे आज़ाद करा लेंगे। इनकी फ़ौज अनट्रेंड है और फिर ये अनप्रोफेशनल है। ये किसी लिहाज से भी सवाए कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद करने के अलावा ये ना पाकिस्तान से लड़ सकते हैं ना चाइना से लड़ सकते हैं। तो ये इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान विल हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग टू द वर्ल्ड कि जी आप इसको सॉल्व करें। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़ियाकार हैं और वो इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो बच्चा नन्ना अयाद जिसने अपनी आंखों के सामने अपने नाना का कत्ल होते देखा, उसकी आंखों से वो नक्शा मिटा नहीं है, उसकी आंखों से वो मंजर गया नहीं है। भारतीय फोर्सेस का कहना था कि मस्जिद से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ जिसके नतीजे में इस शख्स को, बशीर अहमद साहब की शहादत हुई, जिनका नवासा उनके साथ था। लेकिन उस बच्चे के बयान ने भारतीय फ़ौज का झूठ, उनका धोखा बेनकाब कर दिया है। अहले खाना के आह बुकाने और नन्हे याद की सिस्कियों ने हर दिल लरजा दिया है। नन्हे मुजाहिद की सिस्कियाँ सवाल अभी कर रही हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम पर आलमी ज़मीर आखिर कब जागेगा। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना बहरहाल अब बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़रा। लेकिन इससे पहले हमने एक पैकेज तैयार किया, इस हवाले से ज़रा एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ पहले वो शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब ज़रा बात करते हैं बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा पेशावर यानी कि BRT मंसूबे की। अब उसका टेस्ट रन जनाब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 128 के करीब ये बसें हैं जिनमें अब ये जो इनका टेस्ट रन है वो शुरू कर दिया गया है और स्टेशंस को चेक किया जा रहा है क्योंकि इसकी टेस्ट रन में तकरीबन 2 महीने दरकार है। और जैसे ही SOPs वगैरह तय होते हैं उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि इस बस को आवाम के लिए कब अवेलेबल करना है। बाकायदा तौर पे बस सर्विस कब खुल रही है आवाम के लिए। और 30 किलोमीटर के करीब ये ट्रैक है जिसके 31 स्टेशन और आजमाइशी बसें तमाम स्टेशन पर चलाई जाएंगी। ऑपरेट करने वालों की तरबियत भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और हुकूमती फैसले के बाद मुसाफिर बसें चला दी जाएंगी। बस इंतजार ही किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कब ग्रीन सिग्नल दिया जाता है ताकि ये बसेस आवाम की खिदमत में, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से BRT मंसूबे के हवाले से बात करें। शफात, जब से हमारा शो शुरू हुआ था, शो शुरू होने से पहले से हम कहते थे कि जी इस महीने इंशाल्लाह BRT का जो मंसूबा है वो पाए तक मिल तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद से मदिया, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, अभी तक गो के बसें चल गई हैं लेकिन मंसूबा इतना बड़ा है कि मंसूबे को ख़त्म होने में मज़ीद अभी 1.5 साल का अरसा दरकार है। और ये हैं जनाब इस मंसूबे के साथ जुड़े प्लाजाज और डेपोज जिनकी अभी
कंस्ट्रक्शन और तामीरात जारी हैं। अलबत्ता ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, सिविल वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेशन पे भी देखते हैं ना कि वहाँ भी तमाम तर सहूलियात मुसाफिरों के लिए पूरी हैं। सारे एक्टिव हो चुके हैं, स्टेशन दे आर कंप्लीटेड। लेकिन क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ऐसे बनाया गया था क्योंकि इसने फंड्स भी जनरेट करने हैं अपने लिए खुद, और वो ज़ाहिर है प्लाजाज और कमर्शियल प्लाजाज के थ्रू होंगे और वो उनकी तकमील अभी होना बाकी है। सिर्फ प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ट्रैक को पहले कंप्लीट किया गया, जो कि एक अच्छी अप्रोच है। सही जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान का शुमार सयाहत के अतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया के पसंदीदा तरीन ममालिक में होता है। आपने देखा कि 2020 में जब बहुत सारे मैगजीन जब शाये हुए थे दुनिया जहान में, तो उनमें से ट्रैवल डेस्टिनेशन में एक नाम पाकिस्तान का भी टॉप 10 में आ रहा था। साल 2020 को सयाहत का साल भी करार दिया गया था। ताहम कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया में ये जो सयाहत की इंडस्ट्री है इसको एक तरह से ख़त्म कर दिया। जहां रफ्ता रफ्ता मामलात ज़िंदगी अब फाइनली खुलना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में भी SOPs के साथ सयाहत के आगाज़ पर अब काम होना शुरू हो गया। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी सामने आया है। 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे और 15 नेशनल पार्क्स में क्या होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर माहौलियात जनाब मलिक अमीन असलम साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब वक्त देने के लिए। मलिक साहब, 15 नेशनल पार्क्स, ये मौजूदा जो नेशनल पार्क्स हैं जैसे हिंगोल है, कीर्थर है, उससे हटकर हैं ये नेशनल पार्क्स या कोई नए हमने पार्क्स आइडेंटिफाई किए, ये पुराने पार्क्स को ही प्रिजर्व किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी जो मंसूबा है इसको प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव का हमने नाम दिया है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान, इसके दो मकसद हैं। एक मकसद ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हम नोटिफाई तो कर देते हैं लेकिन प्रोटेक्ट नहीं करते। और दूसरा मकसद ये है कि हम इनको एक्सपेंड करें। तो ये जो 15 नेशनल पार्क हैं ये इन्हीं दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके तहत ये 15 नेशनल पार्क चूज़ किए गए हैं। इनके अंदर 9 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो कि नए हैं, 2018 के बाद वो नोटिफाई हुए हैं, और बाकी जो 6 हैं वो पुराने नेशनल पार्क्स हैं। अब मकसद इसमें यह है कि हम इनमें फेडरल गवर्नमेंट अपनी फंडिंग से 7 नेशनल पार्क चुन रही है। हर प्रोविंस के अंदर एक नेशनल पार्क है जो कि उस प्रोविंस ने खुद हमें कहा है कि हम ये इसको फोकस करना चाहते हैं, और उसको हम एक मॉडल नेशनल पार्क के तौर पे बनाएंगे ताकि हम ये जो कुदरती हुस्न है पाकिस्तान का, इसको आने वाली नस्लों के लिए हम इसको सेव कर सकें। अच्छा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सयाहत जो है को खराब किए बगैर इको टूरिज्म के हवाले से बात भी की जा रही है। तो पहले तो बताइएगा इससे मुराद क्या था कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएं। और इको टूरिज्म कोई आसान चीज़ नहीं है, काफ़ी मुश्किल टास्क होगा, तो इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, इको टूरिज्म से मुराद ये है कि आप ऐसी सयाहत करें जो कि आपके कुदरती हुस्न को ख़राब ना करें। आप ये ना करें कि आप किसी पार्क में जाएं तो वहाँ पर आग लगा दें, वहाँ पर वेस्ट फेंकें, वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स बना दें जिनका वेस्ट जो है उसका कोई उसको कंट्रोल करने का कोई ज़रिया ना हो। कोई रेगुलेशंस हों हर पार्क की, उन रेगुलेशंस के तहत उन पार्क्स के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन की जाए ताकि लोग उन पार्क्स में जाके जो मुल्क का कुदरती हुस्न है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कुदरती हुस्न से नवाजा हुआ है। यहाँ पर 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं जो कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की दूसरी बड़ा जो पॉइंट है K2 वहाँ से लेकर समुंदर तक, हाँ, हर किस्म के इकोलॉजिकल जोन पाकिस्तान में मौजूद है। तो हमने इन 15 नेशनल पार्क को इसलिए चुना है कि ये एक तो हर सूबे में एक है और फिर हर इकोलॉजिकल जोन में एक रिप्रेजेंटेटिव नेशनल पार्क होगा। इसमें हमारा जो पहला मरीन नेशनल पार्क पाकिस्तान का है अस्तोला आइलैंड, वो भी शामिल है इसमें। ये तमाम सयाहत को फ़रोग देंगी। और इसके में एक और हम बड़ा अहम कदम उठा रहे हैं, वो ये है कि हम एक नेशनल पार्क सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जो हमारी यूथ है उसको नौकरियां भी देगी। और जो इको गार्ड्स का तस्वर है कि जो ऐसे यंग लोग हम हायर करेंगे जो कि 5000 लोग इन नेशनल पार्क्स में हायर होंगे और वो नेचर के गार्डियंस बनेंगे। तो ये इंशाल्लाह जॉब्स भी जनरेट करेगा और हमारे कुदरती माहौल को भी बचाएगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और अब इसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर आता है वाइल्ड लाइफ का। तो ये ज़रा बताइएगा कि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें कौन कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ है जिसको इस प्रिजर्वेशन से, अगर उनके टेरिटरी को हम नेशनल पार्क्स डिक्लेयर करते हैं, तो ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ है जिसको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, इसमें बड़ी हमारे पास यूनिक वाइल्ड लाइफ मौजूद है। पाकिस्तान में स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं जो कि दुनिया के बहुत कम एरियाज़ में पाए जाते हैं, और ये पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से नॉर्दर्न एरियाज़ में है। फिर मारखुर है, उसके बाद आपकी ब्लू शीप है, आईबेक्स है, घड़ियाल हैं,
हमारे जो अगर आप पंजाब में आ जाए, सिंध में, इसके बाद सुलेमान मारखोर एक है, वो कोयटा में पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास ब्लाइंड डॉल्फिन है यहाँ पे। लेकिन ये तमाम जो हमारे पाकिस्तान की जो वाइल्ड लाइफ है, ये भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं हुई हुई थी। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत हम इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट भी करेंगे, ताकि हमारे पास एक बेसलाइन आ जाए कि कौन से हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है वो किस कहाँ पर है, कितनी है, और उसके बाद हम उसको बचा कर किस तरह बढ़ा सकते हैं। इसको बचाने का दुनिया में एक ही मॉडल है, वो ये है कि जब आप नेशनल पार्क्स बनाते हैं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को आप डिक्लेयर करते हैं, फिर आप जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो कि लोग रहते हैं उनको ओनरशिप देते हैं। और वो जब रियलाइज़ करती हैं कि जी अगर हमारे पास एक नेशनल पार्क है जिसमें एक स्नो लेपर्ड है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, तो वो फिर उसको बचाएंगे, उसको एक एसेट समझेंगे, और ये नहीं समझेंगे कि उसको मार के हम जो है उस पर फ़ायदा उठा सकें। वो उसको एक बचा के उसको एसेट समझेंगे। क्योंकि तो इन कम्युनिटीज़ को भी हमने इन्वॉल्व करना है, हमारे दरख्त नहीं आ जाते, बल्कि कुदरती हुस्न में हमारे जानवर भी शामिल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बड़ा मलिक अमीन असलम साहब बताइए कि अगर नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे तो और वहाँ पे मौजूद वाइल्ड लाइफ को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, तो वहाँ के रहने वालों को ये पता चलेगा कि इस जानवर के तवस्सुत से लोग यहाँ पे रोज़गार लेके आ रहे हैं और वो जानवर को प्रोटेक्ट करेंगे। एक बड़ी अच्छी अप्रोच हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 नए नेशनल पार्क्स हैं, 6 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इस तरह ये तादाद जो है ये 15 का जो अदद आया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बड़े रोज़गार लोगों को मिलेगा इस हवाले से। जी जनाब, तो आगे बढ़ते हैं जी, और बहुत सारी खबरें शामिल करनी है, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी सलामती। मुईद यूसुफ ने, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने पाकिस्तान से कोरोना के केसेस दीगर ममालिक में जाने की तरदीद करते हुए कहा है कि बरतानिया जाने वाले सिर्फ 30 मुसाफिरों में कोरोना मस्बत आया था। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ये बात खुद कही है कि ये उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि अखबारी बयान है। उन्होंने बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि सफ़र से कबल अपने और उस मुल्क जहां वो जाना चाहते हैं उसकी पॉलिसी का अच्छी तरह जायज़ा लें, उसके बाद सफ़र करें। क्या काम मुईद यूसुफ साहब ने, आपको सुनवाते हैं। कुल ये बात गलत है जो मीडिया है, बैनुल-अक़वामी भी और पाकिस्तानी भी, कि जी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पे ये खबरें आई कि जी आधी जो नंबर आए हैं पॉजिटिव बरतानिया में, वो पाकिस्तान से आए हैं। कुल तादाद पाकिस्तानियों की जो वहाँ गए हैं 30 का फिगर है। बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मुझे खुद कहा कि जी ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, ये अखबारों में आया है, और उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ट्वीट करके वाजे किया कि पाकिस्तान और बरतानिया मिलके बड़ी अच्छी तरह पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और बरतानवी शहरी बरतानिया वापस गए। जो सैर व तफरी वैसे ही आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ना ट्रैवल करें। हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इसी तरह फ़िज़ाई हदूद खुली होंगी, तमाम दुनिया जो है वो इजाज़त दे रही होगी। मावन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ को आपने सुना, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुईद यूसुफ साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुईद यूसुफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुईद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो डेली मेल की खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि जी बरतानिया में आने वाले इम्पोर्टेड केसेस में से आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, तो कोई आपके पास कोई फिगर आया है? आपने जैसे बताया कि जी उनके सफारत खाना ने आपसे बात भी की है, हाई कमीशन ने बात भी की है, तो कोई अभी तक फिगर आया है सामने कि बरतानिया में इम्पोर्टेड केसेस थे कितने? शुक्रिया जी। देखिए, पहले तो इस बात को वाज़ेह करना है मुझे कि हमें थोड़ा सा तहम्मुल से, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके चलना है। देखिए, दुनिया में बहुत सी ख़बरें भी आती हैं, पाकिस्तान सिंगल आउट हो रहा है इस दफ़ा। इसमें ऑफ कोर्स हमारे बहुत से ममालिक जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में पॉजिटिव रहे, वो भी शामिल हाल हो जाएंगे, इसमें सियासत आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो पहले तो कोई ख़बर आए तो हमें उसको मान के मीडिया पे ऐसे चलाते हैं हम जिस तरह वाक़तन इसकी तहकीक की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़े किया है कि 30 लोग हमें बताया गया है बरतानिया गए थे पाकिस्तानी ओवर टाइम जो पॉजिटिव निकले। अब देखिए, बात यह है कि हज़ारों लोग, मेरा ख्याल है कुछ 100 परवाज़ें बरतानिया जा चुकी हैं जब से मामला शुरू हुआ। तब तो बरतानिया ना टेस्ट कर रहा था, ना करंतना कर रहा था। अब उन्होंने
होम आइसोलेशन कहा है 2 हफ्ते के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग गए एयरपोर्ट पे टेस्ट हुए पॉजिटिव आ गए, वो वहाँ से गए, घर चले गए, जहाँ रह रहे थे गए, 5वें 7वें दिन अलामात अगर हुई, टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गया। वो 30 भी आप कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ से कोरोना लेके गए थे? बिल्कुल अच्छा, सही दूसरी बात ये, फ़र्ज़ करें वो यहाँ से कोरोना अगर लेके गए थे, एसिम्टोमेटिक थे, उनको मालूम नहीं था, सारी दुनिया से कट गया फोन। नहीं हम आपको सुन सकते हैं मोहित साहब, आपको हम सुन सकते हैं। लाइन हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि हम यूसुफ साहब से दोबारा से सवाल से गुफ्तगू करें, और वो यही बात कर रहे थे कि जिसके बाद से तो कोविड-19 में जब एक ऑपरेशन रोक दिया गया था, फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया था, और उसके बाद से फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम किया गया, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी परवाज़ें हैं जो कि बरतानिया को गई हैं। और शफात, अगर देखा जाए पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे जितनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने की बात करी है, ना वो आपको बरतानिया में, ना ही वो आपको अमेरिका में वहाँ के एयरपोर्ट्स पे इतने SOPs आपको नज़र ही नहीं आएंगे। मोहित यूसुफ साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मोहित साहब, ये बताइएगा कि ये जो 30 लोगों के केसेस के हवाले से वो बड़ी बात कर रहे हैं और बरतानी मीडिया ने भी बात भी हर जगह उन्होंने फैलाई, तो क्या ये जो 30 लोग थे जिनको आप एसिम्प्टोमेटिक भी आप समझ लें, उनने पहले टेस्ट करवाया था, प्रवास से पहले दौरान प्रवास उनको कोरोना हो गया था, क्या इस हवाले से भी जांच पड़ताल की गई? ये तो आपको ये वही बता सकते हैं जिनको हुआ है, मतलब मुझे तो नहीं पता लोग भी कौन है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नाम तो नहीं मिलेंगे, ज़ाहिर बात है। ये तो एक कंसर्न रेज हुआ है और बरतानवी हुकूमत, मैंने आपको पहले बताया है, ये उनका मौक़िफ़ नहीं है। उन्होंने तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हमारे साथ की है, कितने ही हज़ारों बरतानवी शहरी हमने यहाँ से वापस उनको हेल्प की है ले जाने में, हमारे कितने शहरी आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब हम पिछले 3 महीने से यहाँ अपने शहरी वापस ला रहे थे, तब तो दुनिया में कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का नारा नहीं था, ना कोई स्क्रीन कर रहा था, ना कोई टेस्ट कर रहा था। हम सारे लोग ला के यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, अपने अखराजात उठा रहे थे। तो वो जो लोग आए थे वो पाकिस्तानी हैं, उनका हक था आना, मैं तो बार बार कह चुका हूँ। लेकिन अगर किसी को कोरोना था तो वो पाकिस्तान की सरजमीन से तो नहीं लगा, वो तो वहाँ से लगा है। तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर एक को बंदा बैठा हुआ है किसी मुल्क में और वहाँ से, तो देखिए ये इट्स एन अनफेयर वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट अभी भी अपना पूरा जो किरदार है वो अदा करेगा। हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है एयरपोर्ट्स पे, एयरलाइंस अगर कहती हैं टेस्ट कराएं तो मुसाफिरों को ताकीद कर दी है कि जिस एयरलाइन पे जा रहे हैं, जिस मुल्क जा रहे हैं, उनकी पॉलिसी फॉलो करें। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आई थिंक शायद ही कोई मुल्क हो जिसने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली अपने सिटीजन्स वापस बुलाए हों और यहाँ से बाकी लोग बाहर भेजे हों। इसलिए यार ये क्या है, फ़ोन आप लोगों का नहीं है, मेरे ख्याल में शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन बहरहाल मोहित यूसुफ साहब कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर हमारे मौजूद थे और बता रहे थे इस हवाले से कि क्या मामला है। और बड़े उनकी बात बड़ी वैलिड है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान से वो किसी बैरून मुल्क पहुँचे और वहाँ पहुँच के उनका टेस्ट किया गया है और वो उस वक्त मुस्बत आया, तो शेयर करें हमारे साथ। लेकिन ऐसा कोई फिगर ऑफिशियली मौजूद नहीं है, उनके नाम भी शेयर नहीं किए जा रहे। और शफात, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम दौरान परवास जो है ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर वहाँ जाके, क्योंकि जितनी SOPs पर अमल दरामद पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे करवाया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हों, एयरपोर्ट पे मुसलसल इस बात को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर आप बाहर कहीं भी लैंड करें तो वो सहूलियत, वो तमाम स्क्रीनिंग के प्रोसेस जिससे आपको पाकिस्तान में गुजरना पड़ता है, वो ना बरतानिया में, अमेरिका में वो प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे। इसलिए पाकिस्तान को मुर्दल इल्ज़ाम ठहरा देना बड़ी ज़्यादती की बात और बायसनेस शो करती है उनकी मीडिया की। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब एक ऐसे हीरो का जिक्र करते हैं जिसने कई ज़िंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया है। और लाहौर के एक ताजिर शाहिद नवीद साहब की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा मरीजों की सांसें बहाल रखने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन फराहम की और कर रहे हैं। शाहिद नवीद ने मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर और प्लाज्मा फराहम करके कमोबेश 120 मरीजों की ज़िंदगियां बचाई हैं। बिल्कुल जी, और शाहिद साहब के मुताबिक उन्होंने ज़रूरतमंद मरीजों को डॉक्टर के मशवरे से ऑक्सीजन लेवल जानने के लिए ऑक्सीमीटर सिलेंडर और ऑक्सीजन जो किट्स हैं वो उनको पहुंचाई हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमारे ये हीरो और के ताजिर शाहिद नवीद साहब खुद भी मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सर में हमें वक्त दिया। शाहिद साहब, कई मरीजों की आपने जानें बचाई, 120 मरीज ऐसे हैं जिनकी आपने जानें बचाई। ये सिलसिला शुरू आपने कैसे किया? इस वक्त तक हम लगभग कोई 120 लोगों की ज़िंदगी बचा चुके हैं
और जिनको ऑक्सीजन थेरेपी हुई है और डॉक्टर ने जिनको ये रिकमेंडेशन दी थी कि उनको अपने घर के ऊपर ऑक्सीजन लगाई जाए तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है। ये ख्याल इस तरह आया कि हम लॉकडाउन के दरमियान 3300 घरों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर राशन दे रहे थे ताकि उनको मुआशी जो मसाइल हैं उनसे वो बच सकें। तो मैंने ये सोचा कि ये जो कोरोना है अगर इसकी वबा एपिडेमिक हो गई और हम भी इसमें कहीं गिरफ़्तार हो गए तो उस वक्त जो अपने प्यारों के लिए हम भागेंगे और हस्पतालों के चक्कर लगाएंगे और ऑक्सीजन के अहतमाम का बंदोबस्त करेंगे तो क्यों ना इस काम को शुरू किया जाए जिसके ज़रिए से हम अपने शहर लाहौर के लोगों को एक बहुत बड़ी वबा से जो है वो बचा सकें। और वही हुआ कि जब ये एपिडेमिक हुई तो फिर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं थे और लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर अपने मरीज़ों को लेकर फिर रहे थे। तो ऐसे मौके के ऊपर हमने जो सिलेंडर्स का अरेंज किया था वो फिर बहुत कारआमद साबित हुआ और फिर लोगों के लिए हम बहुत बड़ी सहूलत बन गए। तो ये बताएं कि आपसे लोग कांटेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं तो वो भी यही चाहेंगे कि यार इस बंदे का हमें को पता चले ये कहाँ पे है, हमें प्लाज्मा चाहिए होता है। लोग 8-8 लाख में प्लाज्मा बेच रहे थे, अल्लाह उनको हिदायत दे। इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हैं, ऑक्सीमीटर्स गायब हैं मार्केट में। अब अपने कई दोस्तों से बात हुई है जो मारे फिर रहे हैं लाहौर में और उनको कहीं ये चीज़ें दस्तयाब नहीं है। अब तो हत्ता कि डेक्सामेथासोन जो कि मेरे ख्याल में शायद 100 रुपये की टोटल दवाई होती है, उनको डेक्सामेथासोन भी दस्तयाब नहीं हो रही। तो लोग आपसे कैसे रब्ता करते हैं और कैसे रब्ता कर रहे हैं? इसके बारे में बड़ी वजाहत के साथ बताऊँ ये एक पूरा प्रोसेस है और ये जो हमारा प्लाज्मा का पूरा सेटअप है ये NDMA से मंजूर शुदा है और वस्ती पंजाब में ये हमारा ही सेंटर है। इसके लिए SOPs हैं जिसके ज़रिए से हम मरीज़ की पूरी इंफॉर्मेशंस लेते हैं, उनको जो है वो भेजते हैं और अप्रूवल लेते हैं कि इसको प्लाज्मा लगना चाहिए और उसके साथ साथ डॉक्टर की रिकमेंडेशन आती है कि इसको प्लाज्मा की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पास डोनर्स की तादाद बढ़ गई है और लेने वालों की तादाद कम हो गई है। पहले शुरू में ऐसा था कि लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे कि हम खून देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपेन से लोगों को अवेयरनेस देने से अब हमारे पास वाफर तादाद में जो है वो प्लाज्मा मौजूद है। जिस किसी फ़र्द को भी चाहिए होता है हम वो प्लाज्मा जो है वो उनको डोनेट कर देते हैं और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इस पर 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च आता है, लेकिन वो भी हम जो है किसी मरीज से वसूल नहीं करते। यानी कि जो 40 से 50 लाख का जो खर्चा है वो भी आप खुद हैं और डोनर्स भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि क्या ये सहूलत लाहौर के लोगों के लिए है या फिर आपने लाहौर से बाहर निकल के दूसरे शहर के वासियों के लिए भी अपनी जो ये सर्विस एक्सटेंड की हैं? मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर इसी बात के जायज़े के लिए मैं आया था और स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ मौजूद है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली हैं उसके हवाले से ये पता चला है कि कुछ इलाकों के अंदर जो है वो अल-खिदमत सिलेंडर को फ्राहम करने की सरगर्मियों के अंदर शरीक है और ये भी एक रफ़ाही अदारा है जो इस वक्त जमात इस्लामी चला रही है। तो ये भी इस वक्त जो है वो सिलेंडर पेशावर के अंदर दे रहे हैं। अगर यहाँ कोई मुनासिब इंतज़ाम हो गया पेशावर के अंदर तो भी इसको हम जो है वो यहाँ करेंगे। कराची वाला सेंटर जो है वो शुरू हो चुका है और वहाँ पर इंशाल्लाह हम जल्द जो है वो गैस फ्राहमी का काम शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर शामिल करते हैं कि कराची में सिविल अस्पताल में जो ICU इंचार्ज थे आफ्ताब मेमन साहब, वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद सबसे कुछ देर पहले इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर आफ्ताब मेमन कोविड-19 में मुब्तला होने के बाद ज़ेर इलाज थे और नौमौलूद बच्चों के ICU वार्ड में तैनात थे। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे फ्रंट लाइन ये मुजाहिद जो हैं कोरोना की वजह से मुसलसल इस पे अवेयरनेस पे बात भी कर रहे हैं, उस तमाम तर चीज़ों के बावजूद उससे फ़ाइट करते हुए शहीद भी हो रहे हैं। तो वो लोग जो हमें देख रहे हैं, आप लोग खुदारा बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें। आगे ईद आने वाली है, पिछली ईद पे आप लोगों ने बहुत शॉपिंग की थी जिसका खुमियाज़ा हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो कोशिश करें जितनी सादगी से बनाए बेहतर होगा। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक
बैक आफ्टर द ब्रेक और अब कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से। पंजाब में बारिशें हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें हो रही हैं, सिर्फ बारिशें नहीं हो रही तो सिंध में नहीं हो रही। और कराची में आजकल क्योंकि समुद्री हवाएं बंद हैं, बहुत ज़्यादा हब्स है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और आगे तो कह रहे हैं कि जो दर्जा हरारत है 39 डिग्री तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन खैर अभी ज़्यादा परेशान ना हो, ये भी पिछले दिनों भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा है। कल और परसों के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है बारिशें हों, तो ये तो आपको पता है कि मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैं मौसमों की चाल नहीं समझती। मौसमों की चाल चलन समझते हैं हमारे मौसमियाती बाबा, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौसमियाती बाबा, कैसे आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे 4 मिनट पहले आपके साथ जब वहाँ बैठा हुआ था तब था। और ये जो मदिया ने बात की है कि कल परसों बारिश होने वाली है, ऐसे कोई बात नहीं है। और महकमा मौसमियात ने एक प्यारी सी हमें तस्वीर भेजी है। उस तस्वीर के मुताबिक इस वक्त नेपाल में इस वक्त हवा का कम दबाव मौजूद है, जो कि आ रहा है अब से 2 से 3 दिन में पंजाब के शुमाली इलाका जात में। और बहरा अरब में इस वक्त भारतीय रियासत गुजरात के साउथ में हवा का कम दबाव मौजूद है, जो कि बढ़ रहा है महाराष्ट्र और दीगर इलाकों की जानिब। मुल्क भर में मौसम साफ सुथरा चमकदार है। अगले 3 दिन का भी अगर हम वेदर फोरकास्ट देखें महकमा मौसमियात की जानिब से जो जारी किया गया है, तो उसमें भारत में ही ज़्यादा बारिश नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान में मौसम साफ है। पाकिस्तान में अलबत्ता गर्मी बड़ी शदीद पड़ रही है जनाब, और गर्मी की शिद्दत में आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद इजाफा होगा। आप उसके लिए तैयार रहिए। साथ ही आपको इतना बताते चलें कि ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। मंगल की रात से पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का एक सिलसिला दाखिल हो जाएगा। और बुध की सुबह के हालात कुछ इस किस्म के होंगे कि जब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के तमाम मैदानी इलाकों में और सिंध के शुमाली इलाकों में भी बारिशें हो रही होंगी। अलबत्ता मंगल की रात से ही सूबा सिंध के जुनूब में थर, ज़िला बदीन और केटी बंदर के साहिलों पे समुद्री तूफान टकराएगा, जिसका फैलाव मुमकिना तौर पे कराची की तरफ भी आ सकता है। तो बुध से लेकर जुमे तक कराची में अच्छी बारिशों की तवक्को है, लेकिन अब ये अच्छी बारिशें होती हैं या नहीं होती, ये अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल गर्मी के लिए तैयार रहें, और जब गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा लोड शेडिंग आता है, और ज़्यादा लोड शेडिंग के लिए तैयार। और जब ज़्यादा लोड शेडिंग होता है, कोई हवा नहीं चलता, तो फिर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन से हमें बचना है, गर्मी से हमें ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रिक तो हम पे रहम नहीं करे, लेकिन हमें खुद पर रहम करना है। वो ऐसे कि हमने अपनी खुराक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखनी है। हमने ऐसे तमाम तर मशरूबात पीने हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, और हमने ऐसी तमाम तर मिर्च मसाला जात इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये इतनी गर्मी के सीज़न में डायरेक्टली अटैक करेंगे हमारे स्टमक पे। और आपको पता है कि स्टमक पे अटैक हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां जो जड़ी पकड़ती हैं वो आपके स्टमक से हैं। खैर जी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास साहिबा भी। हम डॉक्टर आयशा से भी पूछना चाहेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या किया जाए, क्योंकि आयशा वेलकम टू बाखबर सवेरा। गर्मी बढ़ती जा रही है और आगे कहीं ऐसी अच्छी खबर हमारे पास नहीं कि अपने नाज़रीन को बोलने की जी अगला महीने में सर्दी पड़ जाएगी। ये 4-5 महीने अच्छी लॉन्ग स्ट्रेच है समर्स के। क्या करना चाहिए, कौन से मशरूबात पीने चाहिए ताकि हम डिहाइड्रेट ना हो? थोड़ा सा तो हमें पहले अस्सलाम वालेकुम, हमें थोड़ा सा अकल से भी काम लेना चाहिए। मैं बहुत गौर से इनकी बात सुन रही हूँ। बारिश को तो उन्होंने दूर भगा दिया है, ठीक है। और पहली बात ये कि जो समझ रहे हैं कि वो वबा नहीं है, उनके दानिश की इंतहा नहीं है, खुद ही एहतियात कर लीजिए, अस्पतालों में अब जगह नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। एक दफा फिर से मुकर्रर इरशाद, दोबारा से फिर से अता कीजिएगा। जो समझ रहे हैं वो वबा नहीं है, उनके दानिश की इंतहा नहीं है, खुद ही एहतियात कर लीजिए, अस्पतालों में अब जगह नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे हमने अपनी डाइट का बहुत ध्यान करना है। यकीन करें, अगर डाइट अच्छी होती है, और अभी जैसे मदिया ने इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा कि लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स, मशरूबात अच्छे हम पी लेते हैं, यकीन करें अस्पतालों का हमें रुख करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जहाँ पे हम मशरूबात की बात कर रहे हैं उसमें सबसे
इससे अच्छा मशरूब और कुछ भी नहीं है, पानी है। और पानी से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। यकीन करें कि जितना भी हम जंक फूड यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो हमारी बेसिक मिस्टेक ये है कि उनको मेटाबोलाइज करने के लिए जो हमारे जिस्म में पानी होता है वो सारा यूज हो जाता है, एंड दिस इज द बेसिक रीजन वी गेट डिहाइड्रेटेड। तो हमने प्रोसेस्ड फूड से, जंक फूड से, अच्छा उसमें जितना भी शुगरी स्टफ है वो भी आ जाता है, लाइक पैकेटेड चीजें, चॉकलेट्स एंड डोनट्स, और जो भी चीजें बेकरी आइटम्स लेते हैं। आजकल नारियल पानी है वो आराम से मिल जाता है, लस्सी आप आराम से घर बैठे बना सकते हैं। आपने हाफ कप जो है योगर्ट लिया और उसमें उतना ही आपने मिल्क ऐड कर दिया और बेहतरीन लस्सी तैयार हो गई। दोज पीपल आर नॉट डायबिटिक आराम से वो शुगर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आपने घर बैठे बना लिया। फालसे का शरबत आप बहुत अच्छे तरीके से घर बैठे बना सकते हैं। फ्रेश सैलड्स आपने ले लिए, मैंगो शेक आपने बना लिया, खजूर को आपने पानी में डाल के या शेक के फॉर्म में ले लिया। ये वो तमाम तर चीजें विच वी कैन यूज डाउन इन लॉकडाउन एंड क्वारंटीन। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं मशरूब के हवाले से शेयर करना चाहूंगी, विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि पानी का बेसिकली काम क्या है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है आपकी बॉडी के सेल्स को, और इसी वजह से जब ऑक्सीजन पहुंचता है आप बॉडी सेल्स को तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो सारा जोर किस चीज पे हो रहा है? आपके हाइड्रेशन पे और पानी पे, और इसी में वो सारी डॉक्टर आयशा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, और वो है नमकियात का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल आजकल की गर्मी में। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ख़ासतौर पर लोड शेडिंग भी हो रही है इन इलाकों में, क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग बहुत हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है। इसमें जो है ना, पानी अकेला काम नहीं करता, उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें अगर आप देख लें कि पानी के साथ साथ इफ यू कैन ऐड ऑन पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, बहुत अच्छा रहता है। ORS के पैकेट्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, आपने वो भी साथ में ले लिए बहुत अच्छे से, आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। 1 लीटर के अंदर 1 पैकेट, और उसमें वो अगर आपको नहीं हो तो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट एंड शुगर, पानी अकेला काम नहीं करता। जब नमकियात की कमी आपको पूरी करनी होती है तो उसमें सॉल्ट एंड शुगर भी आता है। अगर लेमन भी आप साथ में स्क्वीज कर लें तो एडिशनल आपको विटामिन C मिल जाएगा। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं मोस्टली, जिसमें विटामिन A, D, E एंड K, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी साथ में बूस्ट करेंगे। तो ये भी आप साथ में लेते रहें ताकि हाइड्रेशन एंड इम्यून सिस्टम ये साथ साथ आपके चलते हैं और ज़बरदस्त आपका काम हो जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर आयशा अब्बास से तफसीलात से आगाह करने का, और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही थी। बता रही है जनाब, सादा पानी नहीं, पानी के साथ आप उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू छिड़क दें तो वो शिकंजबीन नाम का एक मशरूब बन जाता है। वो घटाघट पिएं और अपने आप को बीमार होने से खुद भी पिएं और अपने प्यारों को भी पिलाएं ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। यहाँ पर वक्त हो गया जनाब आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़।